सो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास शुरू करेंगे एक शायरी के साथ। शायरी है, मोटिवेशनल शायरी है बेटे, ध्यान से सुनो। मैंने अभी ताज़ा बनाई है, अभी नहीं बनाई है, मैंने बनाकर अपनी पिक्चर पर अपलोड भी कर दी है, पर मेरा मन किया कि आज मैं तुम्हें सुना दूं। ठीक है, तो अर्ज किया है, तेरी कामयाबी तेरी मोहताज है, तेरी कामयाबी तेरी मोहताज है। उठ खड़ा हो कपड़े झाड़ आगे बढ़, उठ खड़ा हो कपड़े झाड़ आगे बढ़, अभी अधूरी तेरी किताब है। अच्छी लगी? तो बच्चों आज पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। आज पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की खोज की थी सर लॉरेंस ने 1932 में। कहां की थी? बर्कले इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में। बर्कले इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में सर लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन वहीं बना था भाई साहब, उसी इंस्टीट्यूट में बनाया गया था, जिसके लिए लॉरेंस को सन 1939 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सर लॉरेंस को सन 1939 में। किस लिए? क्योंकि उन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज कर दी थी बेटे। और साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युक्ति है, या कह लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, जिसकी सहायता से हम किसी आवेशित कण को त्वरित करते हैं। किसी आवेशित कण की ऊर्जा में वृद्धि करके उस आवेशित कण को त्वरित करने का काम जो करता है वो साइक्लोट्रॉन करता है। ठीक, अब साइक्लोट्रॉन जो वर्तमान समय में यूज हो रहा है बेटा, वो ट्रांसम्यूटेशन तकनीक में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आज भी यूज है इसका, ट्रांसम्यूटेशन तकनीक में इसका यूज किया जाता है। इसीलिए साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा समझना तो बनता है ना, तो मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो बेटा साइक्लोट्रॉन शुरू करने से पहले, साइक्लोट्रॉन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान करते हैं या गति कराते हैं तो वह किस प्रकार से गति करता है। इसके लिए हमें क्या देखना है? हमें यह सीखना है कि भाई कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से कब बनाते हैं? जब हमें दिखाना होता है कि चुंबकीय क्षेत्र तल के भीतर की ओर है। अगर चुंबकीय क्षेत्र तल के भीतर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से दर्शाते हैं बेटे। जैसे मैं यहाँ क्रॉस बना रहा हूँ, अगर मैंने इस तरह से कुछ क्रॉस बना दिए हैं, इसका मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तल के भीतर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र को V से आप डिनोट करते हैं, तो ये जितना भी चुंबकीय फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये इस तल के भीतर की ओर है, लाइक दिस, इस तरह से अंदर की ओर है। अगर चुंबकीय क्षेत्र को बाहर की ओर दिखाना होता है तो बेटे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डॉट से रिप्रेजेंट। अगर डॉट लगाए इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, अगर क्रॉस लगाए मीन्स चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर की ओर है, भीतर की ओर है। क्लियर? अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यह है भीतर की ओर। अब हमें आवेश को लंबवत गति कराना है। लंबवत माने चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है ऐसे, और हमें आवेश को इस तरह से मूवमेंट करानी, गति करानी। तो हम एक आवेशित कण यहां रख लेते हैं। ये एक आवेशित कण है, सपोज करो Q। अगर इस आवेशित कण को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है लंबवत लाकर, और इसमें v वेग से गति हो रही है। कौन से वेग से बेटा? v वेग से गति हो रही है। तो इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल लगेगा, और वो बल कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये आपको बताना है। नहीं, आपको नहीं बताना है, मैं बताऊंगा। तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से लंबवत गति करता है तो आवेश पर ऊपर की ओर बल लगेगा। कहां बेटा? ऊपर की ओर बल लगेगा। इस अवस्था में आवेश पर कहां बल लगेगा बेटा? ऊपर की ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर। कचरा हो गया सर जी, कचरा हो गया, कचरा। दोबारा बनाओ। ठीक है भाई, दोबारा बनाते हैं। जब आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर v वेग से लंबवत गति कराते हैं तो आवेश पर जो बल लगता है बेटा ऊपर की ओर लगता है, लाइक दिस, जिसकी वजह से आवेश ऊपर को गति करने लगता है। इधर मुड़कर ऊपर गति करेगा v वेग से। जब आवेश v वेग से ऊपर की ओर गति करेगा तो बल लगेगा इधर की ओर। अब आवेश इधर मुड़ जाएगा क्योंकि इधर की ओर बल लग रहा है। तो जब आवेश इधर मुड़ करके गति करेगा ऐसे v वेग से, तो अब आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा नीचे की ओर। अब आवेश नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आकर जब वेग करेगा v वेग से, तो इस पर जो बल लगेगा आवेश पर वो लगेगा लेफ्ट या राइट की ओर।
तो इस तरह से आवेश कुछ परेशान हो जाता है और वो अपने वृत्ताकार पथ पर रोटेशन करने लगता है। तो आवेश की जो गति होती है चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार होती है बेटे। कैसी होती है? वृत्ताकार। तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने लगता है, रोटेशन करने लगता है, गति करने लगता है। अब दिक्कत ये आ रही है कि सर किस तरह से आप बता रहे हो कि बल ऊपर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है बल। देखो उसके लिए हम एक नियम यूज करते हैं बेटा। हम अपने हैंड को, राइट हैंड को कुछ इस तरह से रखेंगे, उंगलियां बताएंगी आवेश की गति की दिशा को, कि किस डायरेक्शन में आवेश वेग कर रहा है। हथेली बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा बताता है बल की दिशा को। तो अगर मैंने आवेश को ऐसे आगे की ओर गति कराया है तो हथेली बता रही है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और अंगूठा बता रहा है कि बल जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा। दैट्स वाई बल लगा ऊपर की ओर। अब आवेश जब ऊपर को आया, इस तरह से मूवमेंट किया, तो अंगूठा किधर हो गया? इधर, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट साइड में। यस, अब बल लगेगा लेफ्ट की ओर, तो फिर आवेश मुड़ जाएगा लेफ्ट की ओर, तो बल लगेगा नीचे की ओर। तो बल मुड़ेगा नीचे की, आवेश मुड़ेगा नीचे की ओर, तो बल लगेगा राइट की ओर। तो इस तरह से आवेश पर केंद्र द्वारा एक बल लगने लगता है, जिसकी वजह से आवेश वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है और अपने ही पथ पर, अपने ही मार्ग पर गति करता रहेगा निरंतर, जब तक कि इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जब आवेश पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तब हम आवेश की गति में चेंज ला सकते हैं, आवेश की त्रिज्या में चेंज ला सकते हैं, ठीक। अदरवाइज आवेश इसी रोटेशन से, इसी मार्ग पर वृत्ताकार गति करता रहेगा। तो अब ये जो आवेश गति कर रहा है, इसका वेग हमें पता होना चाहिए कि किस वेग से ये गति कर रहा है ना। तो वेग निकालने के लिए बेटा जनरली आपको याद रखना है कि Fc बराबर होगा Fv। Fc बराबर क्या होगा? Fv। जहां पर बेटा Fc होता है अभिकेंद्र बल। क्या बेटा? अभिकेंद्र बल। और Fb होता है चुंबकीय बल। एक हो गया अभिकेंद्र बल और एक हो गया चुंबकीय बल, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। कब? जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करता है। तो बेटा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जब कोई m द्रव्यमान का पिंड वृत्ताकार गति करता है तो उसका जो वेग निकल कर आता है वो आता है, सॉरी, इस पर जो बल लगता है केंद्र द्वारा, वो बल होता है mv²/r। जहां पर m है द्रव्यमान का कोई पिंड, v है उसका वेग और r है त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या। बेटा Fb हम फाइंड कर चुके हैं, Fb होता है qvv। चुंबकीय बल बराबर क्या होता है? qvv, मतलब आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा v वेग करते हुए लगने वाला बल। अब देखो यहाँ एक v से एक v को रिड्यूस कर देंगे तो एक v बचेगा, मतलब mv बचेगा यहाँ अपॉन r बराबर qv। अगर हमें यहाँ से v निकालना है, v क्या है? वेग है बेटा। अगर हमें v निकालना है तो qv को ऐसे लिख देंगे, बटे का r इधर गुणा में आएगा और ऊपर गुणा का m बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से हम वेग फाइंड कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का जो वेग होगा वो होगा v बराबर qvr/m, जहां पर q है आवेश, v है चुंबकीय क्षेत्र, r है दूरी, रेडियस त्रिज्या, यहां से यहां तक ये त्रिज्या, और m है द्रव्यमान, वजन, आवेश का द्रव्यमान, है ना। तो आवेश का या कह लो इलेक्ट्रॉन का जो मास है आपको पता है ना, मूल जो आवेश है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन है, उसका जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg, है ना। ओके, अब हमें आवर्तकाल का भी ज्ञान होना चाहिए बेटे कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं आवर्तकाल को। बता दो बेटा आवर्तकाल क्या होता है। इस आवेश के द्वारा, अगर ये आवेश एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो आवेश द्वारा एक चक्कर कंप्लीट करने में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश द्वारा एक सर्कल, एक वृत्ताकार पथ कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। लिख लेना। तो आवर्तकाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, सॉरी, क्योंकि बेटा आवर्तकाल एक समय है और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी क्या हो गई? दूरी हो गई 2πr। दूरी 2πr कैसे हो गई? क्योंकि बेटा एक परिधि कंप्लीट हुई है ना, एक परिधि कंप्लीट हुई है सर्कल की, और सर्कल की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr ही होती है। और अपॉन में चाल क्या है बेटा? चाल क्या है? 2πr अपॉन चाल क्या है? चाल को हमने वेग कहा है तो v आ जाएगा। चाल क्या है? वेग है, एक्चुअल में वेग है आवेश का, तो v आ जाएगा। अब v बराबर क्या हमें पता है बेटा? v बराबर हमने अभी फाइंड किया, v बराबर होता है qvr/m। तो राइट कर देंगे यहाँ पर qvr/m। जहाँ r से r रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा? 2πm ऊपर आ जाएगा और बटे में रह जाएगा qv। सिंपल, m ऊपर आ जाएगा, qv बटे में रह जाएगा। तो ये हो गया आवर्तकाल।
अब बात आती है आवृत्ति की कि भैया आवृत्ति भी बताओ, आवृत्ति किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, है ना। आवृत्ति या कह लो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं भाई साहब, फ्रीक्वेंसी भी तो पता होनी चाहिए। तो बेटे आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल की विलोम होती है, अपोजिट होती है। मतलब अगर आवृत्ति की डेफिनेशन देना चाहें तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवेश द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे। आवेश ने 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगाए ना, उन चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आवृत्ति आवर्तकाल की व्युत्क्रम है बेटे। आवृत्ति आवर्तकाल की टी की व्युत्क्रम अपोजिट है, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या है, टी का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। तो क्यू वी ऊपर आ जाएगा, तो क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। तो ये हो गई हमारी नहीं, आवृत्ति, चार्ज की आवृत्ति हो गई बेटा। ये आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यस। अब एक चीज और आती है कि त्रिज्या क्या होगी भाई, यहां से यहां तक की दूरी यानी कि आर, रेडियस अगर निकालना चाहें तो वो क्या होगी, तो त्रिज्या भी फाइंड कर सकते हैं आप, सिंपल। देखो बेटे त्रिज्या क्या होगी, आर है, इस आर को यही रहने दो, बाकी सब इधर ले आओ, त्रिज्या आ जाएगी। तो यहां देखो जरा ध्यान से, मैं लिखूंगा आर बराबर क्या, क्यू वी, या फिर क्यू वी को आर के स्थान पे ले आओ और आर को क्यू वी के स्थान पर। तो आर बराबर हो जाएगा क्यू वी, सॉरी त्रिज्या को आर से दर्शाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटे, आर बराबर होगा एम बी अपॉन क्यू वी, एम बी अपॉन क्यू वी। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा अगर आर निकालना है तो आर आ जाएगा क्यू वी के स्थान पर और क्यू वी आ जाएगा आर के स्थान पर, तो एम बी बेटा क्यू वी हो जाएगा ना, आर बराबर। त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर। अब बात करेंगे कोणीय आवृत्ति की कि भैया कोणीय आवृत्ति क्या होती है। तो बेटे कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी। 1 पाई बराबर 180 होता है, तो 2 पाई है तो कितना, 360 हो गया। तो जब एक सर्कुलर कंप्लीट होगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा, मतलब आवेश जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितने एंगल घूम जाएगा, वो 2 पाई कोण घूम जाएगा और उसे टी समय लगेगा। तो 2 पाई को ऐसे लिख देंगे बेटे, टी के स्थान पर आवर्तकाल लगाएंगे। आवर्तकाल कितना था हमारा, ये रहा आवर्तकाल, ये क्या है 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो क्यू वी ऊपर आ जाएगा, पता है ना, 1 2 3 तीसरा नंबर ऊपर आता है तो क्यू वी ऊपर आ जाएगा, नीचे एम रह जाएगा। तो कोणीय आवृत्ति आ गया क्यू वी अपॉन एम, क्यू वी अपॉन एम। कोणीय आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड या रेडियन प्रति मीटर, रेडियन प्रति मीटर। ठीक है बेटा, इतना हुआ ठीक। तो ये हो गया, जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान होता है तो उसका जो वेग है, जो त्रिज्या है, जो आवर्तकाल है, जो आवृत्ति है, जो कोणीय आवृत्ति है, वो सब हमने फाइंड कर ली है। और साइक्लोट्रॉन कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, इसे राइट करो मिटाकर, साइक्लोट्रॉन को जल्दी से खत्म करते हैं। कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम साइक्लोट्रॉन को कवर करते हैं जल्दी से। तो अब साइक्लोट्रॉन के बारे में कुछ बातें तो आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन की खोज जो हुई थी वो 1932 में हुई थी। किसने की थी, सर लॉरेंस ने की थी। कहाँ की थी, बर्कले इंस्टीट्यूट में की थी, जो कैलिफोर्निया में है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था सन 1939 में, 1939 ईस्वी में। तो साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा, साइक्लोट्रॉन क्या है ये जानने के लिए इसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहना चाहिए। जब भी कोई टॉपिक पर डिस्कस हो या कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए। साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए, उसके बाद उसका यूज और उसके बाद उसकी वह संरचना, कार्यविधि जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, या चलो मैं यूज लिख देता हूं, बाद में इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो बेटा साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का यूज होता है इसका उपयोग किसी धनावेशित कण को ऊर्जा प्रदान करके त्वरित करने में किया जाता है। त्वरित समझते हो, एक्सेलरेट है ना, एक्सेलरेट करने में किया जाता है, त्वरित करने में
किया जाता है। ठीक, सिर्फ इतना यूज है बेटा। इसका उपयोग किसी धनावेशित कण को ऊर्जा प्रदान करके त्वरित करने में किया जाता है। किसी आवेशित कण को त्वरित करने में, एक्सीलरेट करने में साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। अब साइक्लोट्रॉन की खोज वगैरह ये सब आपको पता है। अब हम इसका संरचना देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन। तो साइक्लोट्रॉन में बेटा सिंपल सी बात है, 2 डीज होते हैं। साइक्लोट्रॉन में 2 खोखले डी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एक ये हो गया खोखला। दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में 2 डी होते हैं, जो अत्यंत समीप रखे होते हैं और जिनके बीच में सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ठीक, साइक्लोट्रॉन के दोनों डी को या डीज को एक ऑसिलेटर द्वारा जोड़ दिया जाता है। ऑसिलेटर क्या है? 2 लित्र है, 2 लित्र ऑसिलेटर, मतलब ऐसे कह लो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। और अब इन दोनों डीज को, ये D1 है और ये D2 है, इन दोनों डीज को एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं, इधर N इधर S। तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है N और S। हमें पता है N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी इस डी में से। ठीक, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से निकलती रहेंगी, लाइक दिस, नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये तो 3D वाला हुआ, 3D में ऐसा लगा होता है। अब बुक्स में कैसा होता है उसे समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र बना लेंगे, क्रॉस से बनाओ या डॉट से बनाओ, एज यू विश। अगर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से बना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तल के भीतर की ओर। तो ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो हमें इसमें 2 डीज रखने हैं, D1 और D2 रखने हैं बेटा। चुंबकीय क्षेत्र में D1 व D2 रखना है। 2 खोखले पार्ट हैं, एक D1 है और एक खोखला पार्ट क्या है? D2 है। एक का नाम D1 और एक का नाम D2, और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। बहुवचन हो गया ना, डीज हो गए। अरे यार छोटे बड़े बन रहे हैं ये। बन जाओ बाबू, बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ। ठीक है, 2 डीज होते हैं बेटा, ये D1 है, ये D2 है। दोनों डीज को हम ऑसिलेटर द्वारा, 2 लित्र द्वारा ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 10⁴ 10,000 वोल्ट का करंट प्रवाहित किया जाता है, उच्च आवृत्ति का। इसके बीच में सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना दो जरा ऐसे, और यहाँ एक छेद होता है जहाँ पर हमें धनावेशित कण को रखना होता है, और इसे एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाता है। इधर N बना लो, इधर S, किधर भी NS बना लो, रोटेशन चेंज होगा बस। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिया जाता है और उसके बाद एक स्टील के बॉक्स में बंद करके अक्रिय गैस, नोबल गैस भर देते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है बेटा। तो इसे लिखना क्या होता है इसमें देखो आपने लिखना है, मैं सिर्फ बोलूँगा। इसमें 2 डी खोखले भाग, इसमें 2 खोखले भाग D1 व D2 होते हैं। इसमें 2 खोखले भाग D1 व D2 होते हैं जो अत्यंत समीप रखे होते हैं। दोनों डीज को 2 लित्र द्वारा या ऑसिलेटर द्वारा जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद इस व्यवस्था को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं। इस व्यवस्था को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कार्यरत होता है। चुंबकीय क्षेत्र डीज के लंबवत कार्यरत होता है। लंबवत मींस डीज ऐसे रखा है, और डीज अगर ऐसे रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे डेवलप हो रहा है, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक बेटा, आप लिख लेंगे। अब इसका यूज क्या होता है, मतलब कार्यविधि, मैकेनिज्म कैसे लिखना होता है। देखो मैकेनिज्म समझ लो, उसके बाद लिख लोगे। जब डीज के बीच में धनावेशित कण रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, कोई धनावेशित कण रखते हैं, तो D1 पॉजिटिव होने के कारण और D2 नेगेटिव होने के कारण क्या होता है, इस पर फोर्स वर्क करती है। मतलब D1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो जब किसी धनावेशित कण को छिद्र में, जब किसी धनावेशित कण को डीज के बीच में रखते हैं तो D1 प्लस पॉजिटिव होने के कारण कण को रिपेल करता है, और D2 नेगेटिव होने के कारण कण को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो कण इस तरह से पहुंचेगा यहाँ। ठीक, कण इस तरह से घूमकर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। अभी तो फिलहाल है यहाँ पहुंच गया कण, ये कण यहाँ आ गया। फिर 2 लित्र क्या करेगा, 2 लित्र इनकी जो आवेश है बदल देगा, D1 D2 का आवेश चेंज कर देगा।
तो कुछ ही क्षण में जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दैट्स वाई इधर भागने की कोशिश करेगा, जबकि ये नेगेटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो आवेश यहाँ पहुँचेगा और यहाँ ये जो बीच में रास्ता है इसे त्वरित करता है, स्पीड बढ़ा देता है इसकी। फिर दोबारा से निशान चेंज होंगे, इधर भागेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से इसकी स्पीड फिर बढ़ेगी, फिर इस तरह से स्पीड बढ़ते सराउंडिंग मतलब इस तरह से सर्कुलर वे में गतिमान हो जाता है और लास्ट में अपने यहाँ से निकल कर एक होल दे देते हैं रास्ता जहाँ से ये निकलेगा। अंत में ये यहाँ से निकलने के बाद अपने टारगेट पर अटैक करता है, जो भी इसका टारगेट होगा, नाभिकीय विखंडन हो, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस तरह से इसका वर्क होता है। बस बेटा यही है साइक्लोट्रॉन, और कुछ नहीं है। अब इसमें वेग मैंने पहले एडवांस में बता दिया कि इसका वेग क्या होगा, v बराबर qvm/r होगा, है ना। इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसकी आवृत्ति क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, वो सब हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसमें बस आपको लिखने का काम है। तो यूज मैंने लिख दिया है कि इसका उपयोग किसी धनावेशित कण को ऊर्जा प्रदान करके त्वरित करने में किया जाता है। संरचना में मैंने बताया इसमें दो खोखले भाग D1 व D2 होते हैं जो अत्यंत समीप रखे होते हैं। इनके बीच में एक छिद्र होता है जिसमें आवेशित कण को रखा जाता है। दोनों डीज को किसी दोलित्र से या ऑसिलेटर से जोड़ दिया जाता है और एक विशाल या कह लो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इसको रख देते हैं और स्टील के बॉक्स में बंद करके इसमें एक अक्रिय गैस या नोवल गैस को भर दिया जाता है। वर्ग नंबर 18 में कोई सी भी गैस ले लो, नोवल गैस होती है सारी की सारी। उसके बाद इसका मैकेनिज्म लिखना है, तो मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे, जब आवेशित कण को डीज के बीच में रखा जाता है तो D1 पॉजिटिव होने के कारण आवेशित कण को रिपेल करता है और D2 नेगेटिव होने के कारण आवेशित कण को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। दोलित्र कुछ ही क्षण में आवेश को बदल देता है जिसकी वजह से D2 आवेशित कण को रिपेल करेगा और D1 आवेशित कण को अट्रैक्ट करेगा। ठीक इस तरह से आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है और बीच बीच में आवेशित कण त्वरित होता रहता है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक वेव्स निकल रही हैं इसकी वजह से आवेशित कण क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है, एक्सीलरेट हो जाता है, जिससे इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। अभी आवेश यहाँ पहुँचेगा तो वृद्धि मतलब आवेश की जो सर्कुलर पाथ होगा वो कम होगा और जैसे ही आवेश यहाँ से गुजरेगा तो एक्सीलरेट मतलब झटका लगेगा, स्पीड से बढ़ेगा। स्पीड से जब बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर स्पीड से बढ़ेगा तो त्रिज्या में वृद्धि, फिर यहाँ से स्पीड से बढ़ेगा त्रिज्या में वृद्धि। इस तरह से त्रिज्या में वृद्धि आती चली जाती है और आवेशित कण की जो चाल है, जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है और फाइनली लास्ट में ये कहाँ पहुँचता है, अपने टारगेट पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म आपको लिख लेना है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहा होगा। ठीक है, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।